प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अजमेर से करेंगे चुनावी शंखनाद। सीपी जोशी ने कहा, पूरे राजस्थान में उत्साह का माहौल। राठौड़ ने किया ऐतिहासिक जनसभा होने का दावा। वसुंधरा राजे ने भी तैयारियों का लिया जायजा। दो 2023 में कांग्रेस की सरकार होगी रिपीट। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक के बाद सीएम गहलोत का बयान, कहा मेरे लिए पद मायने नहीं रखता, धैर्य रखने पर मिलता है मौका। प्रदेश के कई जिलों में आंधी, तूफान और बारिश ने मचाई तबाही। बांसवाड़ा और माउंट आबू के कई इलाकों में पेड़ और विद्युत पोल हुए धराशायी। बारां में तेज हवा में उड़ा टेंट। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है जीत के लिए एकजुटता जरूरी। दरअसल कांग्रेस एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। सोमवार को दिल्ली में हाईकमान की बैठक हुई और इसमें गहलोत पायलट के बीच सुलह का दावा किया गया। जी हां, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल ने सुलह की घोषणा की। हालांकि उन्होंने ना तो कोई फॉर्मूला बताया, ना गहलोत और पायलट ने कोई बयान दिया। हाईकमान के संदेश के बाद जयपुर में पीसीसी एकजुट होकर चुनाव लड़ने में जुट गई है। हालांकि बीजेपी तंज कसते हुए कहती है कि 4 दिन बाद फिर इनका ड्रामा शुरू हो जाएगा। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। कांग्रेस मिलकर लड़ेगी चुनाव, खत्म हुआ मनमुटाव। दिल्ली से हाईकमान का संदेश, जयपुर में पीसीसी की तैयारी। सबने मिलकर के आला कमान के ऊपर भरोसा जताया है कि जो आला कमान जिम्मेदारी देगा भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और 2023 में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रिपीट करने के लिए, उसमें हम लोग काम करेंगे। सीएम गहलोत ने कहा, बैठक में सभी ने कही अपनी अपनी बात। ये तो हर स्टेट वाइड बातचीत चल रही है। अच्छी बातचीत हो गई कल, जो भी होना था बात हमने कर ली। सबने अपनी अपनी बात कह दी वहाँ पर, राहुल जी को, खड़गे साहब को, सबको कह। सीएम का संदेश, धैर्य रखने पर मौका मिलता है। जो धैर्य रखता है उसको कभी न कभी चांस मिलते ही मिलते हैं। बस ये मैंने सोनिया गांधी जी का जो कोट था वो अभी भी मुझे याद है, वो मैं दिल में रखता हूँ। मिलकर चुनाव लड़ने पर कांग्रेस का फोकस। सब मिलकर चुनाव जीतने के लिए सब संगठित होकर आगे जाएंगे। तो ये तो राजस्थान के हित में हुआ फैसला और ये आप मानकर चलना, चुनाव आ रहे हैं, 6-7 महीने में चुनाव हो जाएंगे। बीजेपी का तंज, 4 दिन बाद फिर देखने को मिलेगा ड्रामा। और ये ड्रामा इनका आप 4 दिन बाद फिर देख लेना, फिर दिल्ली भागेंगे। मम्मी पापा से वहां मुलाकात होती रहती है। जीत के लिए एकजुटता जरूरी। तो कल होने वाली, या कहें कि कल जो बैठक हुई है, उस बैठक के बाद एकजुटता क्या कांग्रेस की दिखाई देगी? क्या जो बयान सामने लगातार रहकर आते रहे हैं उन पर लगाम लगेगी? क्या जो अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया अब उस पर चुप्पी साध ली जाएगी? क्या जो अल्टीमेटम दिया गया अब उस अल्टीमेटम की बात नहीं होगी? तमाम विषयों पर, मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रामलाल शर्मा जी विधायक है बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण मीणा जी विधायक है कांग्रेस के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मिथिलेश जी, पहला सवाल अब तक आवाज पहुंच रही होगी और वो ये कि एकजुटता से ही जीत मिलती है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन ये संदेश क्या कांग्रेस का आलाकमान खड़गे और राहुल गांधी दोनों नेताओं को देने में कामयाब हुए हैं? आपकी जानकारी, आपके सूत्रों से जो ऐसी बात अभी तक लोगों के सामने नहीं आई है, क्या है वो? देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि एक तरफ अशोक गहलोत जी सबको धैर्य का सबब देते हैं कि धैर्य बनाए रखें, सोनिया गांधी जी का ध्येय वाक्य, लेकिन खुद कितना धैर्य रखते हैं? उनके ओएसडी ने आज ही ट्वीट किया है कि मुझे सबके ऐब पता है, लेकिन मैं सबको बताना मेरी फितरत नहीं है। इससे पहले का उनका ट्वीट देख लीजिए उनके ओएसडी का, कि हवाओं का दौर हमेशा रहता है,
आंधियां कभी कभी चला करती है। ये तमाम चीजें बताती है कि ये सियासी जो सीज फायर है टेम्परेरी है। ये ठीक है कि चुनाव को देखते हुए अशोक गहलोत जी ने जब देखा कि उनके महंगाई राहत कैंप से जो बड़ी भारी उन्हें एक उम्मीद थी, उसको कहीं न कहीं जो सचिन पायलट की 11 अप्रैल को अनशन और 11 मई को जो जन संघर्ष यात्रा उन्होंने निकाली, उससे पंचर हो रहा है माहौल, तो उनके लिए एक मौका मिल गया। और सचिन पायलट को भी अब अपने समर्थकों को ये कहने के कि भाई हाई कमान फैसला करेगा, लेकिन हाई कमान फैसला क्या करेगा ये इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो 2020 से आज तक, जुलाई 2020 के बाद एक साधारण विधायक के रूप में सचिन पायलट काम कर रहे हैं, और जो बयानों की तलखियां हैं, जो अशोक गहलोत जी की तलखियां हैं, वो बहुत ज्यादा रही है। सचिन पायलट की देखे तो जो वो संघर्ष यात्रा के पहले जाते हुए वसुंधरा राजे जी के आरोपी की भ्रष्टाचार के आरोप की मांग, आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग और बेरोजगारों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर जो अनशन किया, उस पर जरूर उन्होंने तलखी दिखाई। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है बात है कि सचिन पायलट का जो पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक है उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। आपको याद होगा उन्होंने वसुंधरा राजे जी के खान घोटाले के मामले में पहले ज्ञापन दिया, और जब बात नहीं बनी तो वो सीवीसी के सामने चले गए और अपने विधायकों को लेकर और कांग्रेस सांसदों को लेकर और अशोक गहलोत को लेकर, और आखिर में वसुंधरा जी को खाने रद्द करनी पड़ी। तो ये जो 3 मुद्दे हैं, अगर इनको सचिन पायलट छोड़ देते हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो उनका आज तक का राजनीतिक चरित्र रहा है उस पर सवालिया निशान लग जाएगा। अब वो कैसे अपने समर्थकों को समझाएंगे, वो एक अहम बात है। लेकिन जो सब्र रखिए, वो सब्र कब तक रखते हैं, वो इंपॉर्टेंट बात है। अब ये ठीक है, बीजेपी वाले जो कह रहे हैं, तमाम जो सियासी आकलन वो भी यही कह रहे हैं कि टेम्परेरी, क्योंकि 3 बार हम देख चुके हैं। 25 सितंबर के पहले भी केसी वेणुगोपाल जी का तो यही काम रहा है, हर बार यही हाथ खड़ा कराना और उसके बाद बिगड़ जाना। असेट बताया गया भारत जोड़ो यात्रा से पहले, फिर क्या हुआ सबको पता है। इससे पहले जुलाई में जब ये मानेसर प्रकरण हुआ था, तब भी ऐसा ही कहा गया था, वो शर्तें पूरी नहीं हुई। तो ये तमाम जो सियासी मुद्दे हैं वो दिल बहलाने के लिए तो गालिब ख्याल अच्छा है। गड़े मुर्दे अगर उखाड़ेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी, कांग्रेस भी समझ रही है। और कल की बैठक के मद्देनजर अगर हम देखें, चूंकि जो कुछ भी पिछले 4.5 साल में हुआ, लेकिन अब चुनाव नजदीक है, पार्टी ये संदेश देने में एक तरह से कामयाब हुई है कि दोनों को ही सुना गया, गंभीरता से लिया गया। यह भी कहा गया कि आप दोनों जरूरी हो और एक साथ आप लड़ें, ये हम चाहते हैं कि एक साथ मिलकर लड़ें आप बीजेपी से और विपक्ष से, यह भी हमारे लिए जरूरी है। तो यह संदेश किस रूप में लिया गया होगा? क्या आपको नहीं लगता कि आगामी चुनावों के मद्देनजर ठीक है, एक बीच का रास्ता कुछ ना कुछ निकाला जाएगा और जो 4.5 साल पहले तक की स्थिति अभी तक रही है उसमें थोड़ा बदलाव आएगा? देखिए, जो पॉलिटिकल जो परसेप्शन है वो, और एक जो पॉलिटिकल नैरेटिव है जो नेगेटिव क्रिएट हो रहा था, उसमें कांग्रेस को राहत मिली है। क्योंकि जो अंदर के लोग जो सूत्रों बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि सिद्धरमैया के पास एमएलए थे, हमने मुख्यमंत्री बना दिया। आप एमएलए ले आते तो आपको भी सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री बना देते, वो ऐसा हो नहीं पाया। अब बात यह है कि जिस तरीके से हमारे पास एक डायनेमिक और यंग लीडर डीके शिव कुमार है, वो सिद्धरमैया के साथ मिलकर बीजेपी को पटकनी दे रहे हैं, ठीक उसी तर्ज पर आप अशोक गहलोत साथ के साथ मिलकर चलिए। अशोक गहलोत जी भी आपको एडजस्ट करेंगे और 2023 का रण जीतिए। अब होता क्या है कि उन्हें प्रदेशाध्यक्ष बनाने में जी। रामनारायण मीणा जी, आपसे सवाल है। देखिए, कल सभी अटकलों पर विराम लग जाता, कोई सवाल नहीं पूछता, कोई शंका नहीं होती, कोई शक नहीं करता कि अगर जब केसी वेणुगोपाल दोनों नेताओं को दाएं और बाएं लेकर सामने आए मीडिया के, तो उन दोनों में से किसी ने कोई बयान नहीं दिया। जो भी बात कही वो केसी वेणुगोपाल की तरफ से आई। और अगर और भी बेहतर होता कि दोनों की हाथ मिलाते हुए, गले मिलते हुए, विक्ट्री साइन दिखाते हुए तस्वीर सामने आती तो एक बड़ा संदेश जाता। और ऐसा नहीं है कि पहले ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई, इसीलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि भाई क्या ये टेम्पररी है? सुलह दिल्ली में जो कुछ हुआ, एक ही डिसीजन हुआ है कि केसी वेणुगोपाल जी दोनों की तरफ से या हाईकमान की ओर से मीटिंग का सारा संदेश देंगे, और वो उन्होंने किया। ये नहीं था कि दोनों हाथ मिलाएंगे, दूसरा कोई गले मिलेंगे, ऐसा नहीं था। केसी वेणुगोपाल हमारे प्रशासनिक सचिव है, सबसे बड़े अधिकारी है उसके बाद में, अध्यक्ष के बाद में। तो उन्होंने वो किया, दोनों वहां खड़े थे, उनके सामने उन्होंने बोला
किसी ने अभी तक इसकी कोई खंडना नहीं की है। और ये स्पष्ट है कि कांग्रेस ढंग से लड़ेगी, मजबूती से लड़ेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। अब कांग्रेस के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा और उसके बाद में जो निर्णय होगा, यही बात हाईकमान ने कही है, भाई चुनाव के बाद में जो निर्णय होगा सोच समझ के किया जाएगा। और अब आज के बाद में कांग्रेस में किसी तरह का व्यक्तिवादी डिस्प्यूट जो हो रहा है वो नहीं होगा। कांग्रेस संगठन को सबको एक होकर के, किसी के पद लोलुपता के आधार पर नहीं, आज हमारे जैसे आदमी बैठे, हमने कभी पद लोलुपता नहीं की। तो ये बहुत सी बातें हैं, पद लोलुपता के आधार पे नहीं, हम मजबूती से कांग्रेस की रीति नीति के आधार पर चुनाव लड़ेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़गे जो है उनके दिशा निर्देश में चुनाव लड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय जो लीडर्स है, सोनिया जी है, राहुल जी है, वो हमारे ऊपर वरदस्त रखेंगे और हमारा पूरा सहयोग चुनाव में करेंगे और निश्चित तौर पे बीजेपी को हम पटक नहीं देंगे, क्योंकि बीजेपी की रीतियों को देखते हुए कांग्रेस को एकजुट होना बहुत जरूरी था। वो आज के बाद में राजस्थान में इस तरह का कोई उदाहरण देखने को रामलाल जी, कांग्रेस राजस्थान में एकजुट हो गई है और पटकनी देने को बीजेपी को तैयार है। आप ये कयास लगा रहे थे, आप ये उम्मीद अपेक्षा कर रहे थे कि भाई उनके घर में झगड़ा और बढ़ता, मामला और उलझता तो थोड़ा फायदा आपको मिलता उससे? देखिए, कांग्रेस के अंदरूनी कलह को निपटाने का काम कांग्रेस के नेता ही करेंगे और राजस्थान की जनता 4.5 साल से कांग्रेस के अंदरूनी कलह को झेलने का काम कर रही है। मेरा सीधा सवाल रामनारायण जी से ये है कि क्या रामनारायण जी जिस भ्रष्टाचार की बात वो अजमेर की सभा के अंदर कहा कि कर्नाटक की कहां बात करे हो, राजस्थान के मंत्री भी 50% से अधिक भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो क्या सचिन पायलट कह पाएंगे कि हाँ भ्रष्टाचार अभी भी राजस्थान की सरकार के अंदर है? जो आरपीएससी के भ्रष्टाचार की बात को लेकर अजमेर से जयपुर तक की यात्रा उन्होंने की थी, क्या अब वो ये कह देंगे क्या भ्रष्टाचार समाप्त हो गए, मैंने तो यूं ही यात्रा निकालने का काम किया था? आज भी भारतीय जनता पार्टी उन तमाम मुद्दों को उठाने का काम कर रही है, बजरी घोटाले से लेकर खनन माफिया घोटाले से लेकर जो विधायकों ने लूट मचाने का काम किया। और जो भरत सिंह जी कह रहे थे कि 12 से निकलने वाली विपक्ष की सारी जिम्मेदारी आपने सचिन पायलट को दी हुई है क्या? रामलाल जी, विपक्ष की सारी जिम्मेदारी सचिन पायलट को सौंपी है क्या आपने? क्या राजस्थान का भ्रष्टाचार खत्म हो गया या सचिन पायलट अभी भी जो वास्तविकता के अंदर जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार के ऊपर अभी भी मुकर होकर बोलेंगे? मैं रामलाल जी से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। माननीय रामलाल जी, मेरी एक बात का जवाब साथ का साथ दे दीजिएगा। ये घोटाले, बजरी घोटाले सबसे ज्यादा पिछली सरकार में हुए हैं, जब मैं भी एमएलए था, आपको पता है सब। उसके बाद में ये झगड़े बीजेपी घोटाले में थे तो अब मेरी बात अब आप सुनिए, आपने किसी ने भी व्यक्तिवादी किसी मिनिस्ट्री के ऊपर आज दिन तक कोई आरोप नहीं लगाया, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। अब आप ये इसमें टीवी डिबेट में और बाहर निकल करके कुछ भी बोल लो, आपका लीडर जो ओपोजिशन है उसने कोई ऑथेंटिक लगाया क्या? हमने कभी उसका भी डिस्टर्ब नहीं किया है। जो धंधे पानी वो कर रहे हैं, उसको भी डिस्टर्ब नहीं किया। रामलाल जी आप सब अपने गिरेबान में जाके देखिए। रामलाल जी आपसे सवाल भी कर रहे थे कि सचिन पायलट ने जिन 3 मुद्दों को लेकर अल्टीमेटम रखा था, क्या अब वो उन मुद्दों को छोड़ देंगे? वो तो बेहतर वो जानते हैं, लेकिन जो सवाल उठाए हैं उसको तो एड्रेस करना ही होगा ना सरकार को। बीजेपी से बिल्कुल बीजेपी से लड़ना है, उन मुद्दों को अपने तरीके से सुलझाया जाएगा, पब्लिक में ला करके। करप्शन के खिलाफ है, सचिन पायलट करप्शन के खिलाफ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष करप्शन के खिलाफ है, ये अशोक गहलोत करप्शन के खिलाफ है। इसलिए करप्शन के खिलाफ हम काम करेंगे, लेकिन इस तरह से बीजेपी को कोई मुद्दा देके काम नहीं करेंगे। और राज जाने के बाद इनको पता चल जाएगा इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है उसका दूध का दूध और पानी का पानी निकाल लिया जाएगा। अरे रामलाल जी, इसलिए रामलाल जी आप घबराए मत, आप घबराए मत। आपके समय में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो एडिटिव है, उस भ्रष्टाचार को हम खत्म होने वाले नहीं। रामलाल जी देखिए, एक चीज तो है, रामलाल जी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान अजमेर में आ रहे हैं और एक तरह से बीजेपी ने 2 दिन पहले एक संदेश देने की कोशिश राजस्थान को की है कि पार्टी एकजुट है, किसी भी तरह का कोई मतभेद अब नहीं है, कोई उलझन नहीं है। और कहा यह जा रहा था कि बीजेपी की कल होने वाली रैली में इस
कांग्रेस को लेकर बहुत सारे सवाल उठेंगे, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है कि जब संदेश देने की कांग्रेस की तरफ से कोशिश की है कि बीजेपी के पास बोलने के लिए कुछ रहेगा। देखिए रविंदर जी, भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने के लिए वो तमाम मुद्दे हैं। वो कर्ज माफी के मुद्दे से लेकर, बेरोजगार के मुद्दे से लेकर, कन्हैयालाल की निर्मम हत्या से लेकर, मासूम बच्चों की दरिंदगी से लेकर, पेपर लीक मामले को लेकर, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो धन से जुड़े हुए हैं। और बिजली की दरों का वादा ये किया था कि 1 पैसा आप बढ़ाने का काम नहीं करेंगे। आपने 7 बार क्यू चार्ट बढ़ाया, राजस्थान की जनता पे बाहर डालने का काम किया है। आज राजस्थान के तमाम इंडस्ट्री हड़ताल के ऊपर है, फैक्ट्रियां बंद करके बैठे हुए हैं, क्यू चार्ट जमा नहीं करेंगे। रामलाल जी, कन्हैयालाल की हत्या में कोई बीजेपी का भी आदमी था क्या? बीजेपी का सदस्य जो आदमी है क्या? कांग्रेस को कटघरे में खड़े करें। भाई आपका बीजेपी का सदस्य कन्हैयालाल की हत्या में शामिल था कि नहीं था? इसका जवाब दे दीजिए। आप तो क्या मुद्दा बनाओगे आप? कन्हैयालाल की हत्या में हत्या बीजेपी का सदस्य राज नहीं रहा, मुझे बता दीजिए। सरकार की हालांकि हत्या नहीं होना चाहिए, ये बहुत जघन्य अपराध था। कन्हैयालाल की निर्मम हत्या हुई है राजस्थान में, बिगड़ती हुई कानून बिल्कुल गलत है। ठीक है, बिल्कुल करते हैं। ये थोड़ा मुद्दे से लग जा रहे हैं। मिथिलेश जैमिनी जी, आपसे सवाल मैं करूंगा कि आज दिल्ली से निकलने से पहले, राजस्थान आने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब हुए, उनसे कई सारे सवाल हुए, उन्होंने कई तरह से अपनी बातें रखी। मुख्य तौर पर उन्होंने कहा कि मेरे लिए पद अब मायने नहीं रखता है। जब पूछा गया कि पायलट की क्या भूमिका रहेगी तो कहा कि ये तो आलाकमान तय करेगा और आलाकमान का फैसला ही सबको मानना पड़ता है। और महत्वपूर्ण बात आखिर में उन्होंने कही कि धैर्य रखना बहुत जरूरी है और इससे पहले भी मिला है और धैर्य रखेंगे तो आगे भी मिलेगा। इसको कैसे डिकोड किया जाए? और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा, जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो उन्होंने शब्दों की उनकी डिलीवरी थी, उस पर भी आपने गौर किया होगा। मिथिलेश जी, क्या कहती हैं वो? देखिए, 24 आवर्स में कल जो उन्होंने बयान दिया कि हाईकमान इतना पावरफुल है कि उससे कोई पद मांगेगा तो पद दे देगा, इतना कमजोर वो मीटिंग से पहले दिया। आज जो उन्होंने बयान दिए मीटिंग के बाद, मीटिंग से पहले दिया और मीटिंग के बाद जो बयान दिया, उससे यह लगता है कि कुछ न कुछ अंदर सुलह हुआ है, कुछ ना कुछ मैसेज हुआ है। अब उन्होंने जो बात कही है धैर्य रखें, तो सोशल मीडिया पर एक बात चल रही है कि क्या सचिन पायलट फिर प्रदेशाध्यक्ष बनेंगे, क्या फिर पसीना बहाकर कांग्रेस को जिताएंगे और मुख्यमंत्री वैभव गहलोत को बनाएंगे। तो देखिए, जो जनता है, जो परसेप्शन है, वो तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और तोड़ने के लिए सचिन पायलट और अशोक गहलोत को भी अपने बीच की दूरियां मिटानी पड़ेगी और जनता को समझाना पड़ेगा कि हम हाईकमान के निर्णय के हिसाब से कांग्रेस को 2023 में रिपीट करने के लिए काम करेंगे। तब तो इस मीटिंग का फायदा है। नहीं, ऐसी मीटिंगें 3 बार केसी वेणुगोपाल जी ऐसे हाथ खिंचवा चुके हैं, फोटो खिंचवा चुके हैं, गले मिला चुके हैं, इन नजारों का कुछ नहीं होगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि उनका जो मीटिंग का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे जी। कांग्रेस को यह भी देखना पड़ेगा कि जो नॉर्थ इंडिया का आदमी है उसे ऐसी मीटिंगों में लेकर लाया जाए, क्योंकि उनकी भाषा फिसल गई और उसे आज सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि वो साउथ से हैं, वो छोड़ शब्द को गलत बोल गए। तो जिस तरीके से ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें जो चुनावी साल होता है उनमें बड़ा काम करती है। अब सबसे अहम बात है कि क्या दिलों की दूरियां दूर हो गई, क्या कोरोना, नकारा, गद्दार, निकम्मा, इन सब पर पानी फिर गया और फिर बीती ताई बिसार दे आगे की कुसुद ले, बीत गया जो बीत गया, अब आगे कुछ है, कल की छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आओ मिलकर लिखें नई कहानी। ऐसा कुछ सोच दोनों नेताओं में सकारात्मक पैदा हुआ है, जब तो इस मीटिंग का मायना है, नहीं तो फिर वही जो बीजेपी आरोप लगा रही है। क्योंकि सचिन पायलट को जनता को जवाब देना पड़ेगा, फॉलोवर को जवाब देना पड़ेगा, भैया अल्टीमेटम खत्म हो गया, मांगे कब तक पूरी हो। कुछ दिनों के लिए तो कह सकते हैं कि भाई हाईकमान फैसला करेगा तीनों मांगों पर, लेकिन देखिए रणदीप सुरजेवाला वहां मांग कर रहे हैं हरियाणा में, तो वो ठीक है। सचिन पायलट राजस्थान में मांग कर रहे हैं कि आरपीएससी के खिलाफ काम होना चाहिए। तो ये कई चीजें हैं। अब उनका आरपीएससी के सदस्य किन्होंने बनाए, तो बात तो अशोक गहलोत नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। रामनारायण जी से मैं इसका जवाब लेता हूं। रामनारायण जी, जिस तरह से जब पत्रकारों ने कल केसी वेणुगोपाल से सवाल पूछा कि कोई फॉर्मूला तैयार हो गया है क्या, तो वेणुगोपाल जी ने कहा कि दोनों नेताओं ने ये आला कमान पर छोड़ दिया। यानी एक पॉइंट तो है कि भाई एक सुलह का फॉर्मूला है जो आला कमान तय करेगी और उसके बाद फिर दोनों को मानना होगा, वो उनके ऊपर है कि माने या ना माने। तो अभी भी कहीं ना कहीं पेंच तो फंसा हुआ है। ये बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कोई पेच पर सवाल नहीं है। दोनों ओबीडियंट है, पार्टी के प्रति लॉयल है, कतई पदोलुपता नहीं है,
आला कमान से उन दोनों ने मिलकर के कह दिया कि जो निर्णय आप करोगे वो काम हम करेंगे, हम कांग्रेस संगठन को मजबूत करेंगे और अगले चुनाव में कांग्रेस को मजबूती से लाएंगे। ये कोई भी इसमें किसी भी तरह का एफर्ट्स नहीं है। और रामनारायण जी देखिए, एक चीज होती है कि एकजुट होकर एक साथ होकर सभी सीटों पर लड़ना, और दूसरी चीज होती है कि तुम अपने हिस्से की सीट देखो, अपने उम्मीदवार, अपने समर्थकों को देखो, मैं अपने को देखता हूं, फिर देखते हैं कि किसके समर्थक ज्यादा निकलकर जीत कर सामने आते हैं। तो उसमें दोनों एक दूसरे के घर में कलेश करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो तीसरे दोनों चीजें अलग हैं कि बिल्कुल साथ साथ होकर चलना, एक और एक 11 बनकर चलना, या फिर एक और एक बन के चलना। रामनारायण जी सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, रामलाल जी से बात करता हूं। रामलाल जी देखिए, कांग्रेस तो एक सुलह की ओर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, भले ही आप उसको किसी भी रूप में देखें, लेकिन कांग्रेस भी तो लगातार आपके ऊपर आरोप लगाती रहती है कि आपके अंदर ही गुटबाजी है, आपके अंदर ही बहुत, आपकी पार्टी में ही बहुत सारे चेहरे हैं, कहां कौन किस तरफ जा रहा है और किस रूप में। जब एक बैठक और एक मीटिंग एक नेता करते हैं तो उसके समर्थक वहां नहीं पहुंचते हैं, दूसरी तरफ कोई दूसरा नेता मीटिंग करते हैं तो फिर वो पहुंचते नहीं है। बयानबाजी को लेकर भी लगातार सवाल उठते हैं कि 2013 से लेकर जांच हो जानी चाहिए, भले ही नाम ना लें। तो ये सवाल तो आपके ऊपर भी उठते हैं। अब ये वक्त आ गया है कि बीजेपी को भी एकजुटता का संदेश देना होगा, क्योंकि एकजुटता ही जीत के लिए जरूरी है। देखिए रविंद्र जी, कांग्रेस पार्टी की तरह आलाकमान हमारा कमजोर नहीं है, हमारा आलाकमान मजबूत है, हमारा संसदीय बोर्ड मजबूत है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व मजबूत है। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व, हमारा आलाकमान या हमारा संसदीय बोर्ड जो भी निर्णय करेगा वो तमाम नेता प्रदेश के उन सारे निर्णयों को मानने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह अब तो जुत्तम फाक पे उतर चुकी है। कल सीकर के अंदर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और एक वरिष्ठ पूर्व मंत्री रहे राजेंद्र पारीक के बीच की नोकझोंक पूरे प्रदेश ने देखी है। इनके अजमेर के कार्यकर्ताओं के लाखों से चले वो प्रदेश की जनता ने देखे हैं। इससे पहले सिरोही और कोटा के अंदर जिस तरीके के हालात पैदा हुए वो प्रदेश की जनता ने देखे हैं। तो ये इनकी लड़ाई दो व्यक्तियों के हाथ मिलाने से मिटने वाली नहीं है। ये लड़ाई और दरारें इनकी नीचे तक कांग्रेस के लीडर नहीं होते तो किस तरह अलग हो जाएगा। ठीक है रामलाल जी, रामनारायण जी आप जवाब दीजिए। ये आपके उदाहरण बता रहे हैं कि कहां पर आपके विधायक, कहां पर आपके जनप्रतिनिधि आपस में लड़ रहे हैं। बीजेपी में ऐसा लगता है पूरे राजस्थान में एकदम साफ तस्वीर निकल रही है, सब कुछ ऑल इज वेल है। मजबूती के साथ 2023 के अंदर कमल खिलाने का काम हम करेंगे। रामनारायण जी, में टिकट, कांग्रेस में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई झगड़ा नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दस्तखतों से लिस्ट जारी होगी और सभी पार्टी का कोई ग्रुप नहीं है, हर वर्कर, हर मतदाता, हर लीडर उस चीज को मानेगा और हम मजबूती संगठन। सीकर में क्या हुआ था उसकी भी चर्चा कर लो। वो व्यक्तिगत सीकर में क्या हुआ था, वो मीटिंग अलग है। सिरोही में क्या हुआ था, कोटा में क्या हुआ था, वो उसकी भी तो चर्चा कर लो। वो प्रशासनिक मीटिंग है, वो प्रशासनिक मीटिंग है। कांग्रेस संगठन में कुछ नहीं होगा, निश्चित रहिए। वो प्रशासनिक मीटिंग है और आपके बड़े पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद नहीं थे क्या? ठीक है, नोकझोंक अधिकारी तो नहीं हुई है, नोकझोंक तो आपके आपस के नेताओं के अंदर हुई है। मिथिलेश जी आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा। मैं रामनारायण जी से भी ये सवाल ले रहा था लेकिन उनका जवाब नहीं आ पाया। आपसे समझना चाहूंगा, 1 और 1 11 के साथ ये लड़ाई लड़ेंगे गहलोत और पायलट, या फिर 1+1 2 के हिसाब से लड़ाई लड़ेंगे? देखिए निश्चित रूप से जो आलाकमान को उम्मीद तो यही है कांग्रेस लड़ेगी भाई, 1 और 1 11 के रूप में लड़े। क्योंकि जिस तरीके से करौली में एक मोटरसाइकिल पर सचिन पायलट ने मोटरसाइकिल चलाई थी और अशोक गहलोत पीछे बैठ गए थे, एक नजारा देखने को मिला और 1 और 1 11 नजर आए और जीत गए। लेकिन जो अभी हालात बने हुए हैं उसमें वो 1 और 1 होते नजर आ रहे हैं एक दूसरे के सामने। उसको कैसे मैनेज होता है वो समय बताएगा। लेकिन बीजेपी में भी जिस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष बिड़ला जी एक्टिव हो गए हैं, आज वो गुजरों के कार्यक्रम में गए, इससे पहले धाकड़ों के कार्यक्रम में गए, इससे पहले कुमावतों के कार्यक्रम में गए। तो एक बीजेपी में भी नई जंग छिड़ चुकी है कि क्या सीएम फेस ओम बिड़ला बनने जा रहे हैं। और जिस तरीके से वसुंधरा राजे जी के साथ पिछली बार मीटिंग में वो माउंट आबू एक दिन पहले चले गई थी लेकिन अजमेर में सुबह आज नहीं गई, तो उनके बारे में भी चर्चाएं शुरू हुई। देखिए जनता, ये पब्लिक है, ये सारे पॉलिटिकल परसेप्शन पर पूरा एनालिसिस करती है और वो एक अपना परसेप्शन, एक नैरेटिव सेट करती है। तो बीजेपी के भी लिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है।
बीजेपी को भी बिल्कुल। अपना डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा, जिस तरीके से गजेंद्र सिंह बिल्कुल, शेखावत बहुत ने, सही सचिन बात पायलट यहाँ पे ने जब मिथिलेश जी आपने भ्रष्टाचार कही। का साफ तौर पर आज दोनों ही पार्टियों को एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक मैदान में जंग लड़नी है, लेकिन उससे पहले अपने घर के झगड़ों को दुरुस्त करना होगा, एक अच्छा संदेश देना होगा वोटर के मन में, नहीं तो फिर यह मामला उल्टा पड़ सकता है। आज का प्राइम डिबेट का जो सवाल था उसका भी जल्दी से चर्चा यहां पर कर लेते हैं। हमने सवाल यह पूछा था कि कांग्रेस ने सचिन पायलट का मुद्दा सुलझा लिया है क्या, और इसमें बड़े संख्या में लोगों ने वोट किया है। हां में 73% लोगों का कहना है, 73%, और ना में 27% लोगों का मानना है। तो यहां पर रामनारायण मीणा जी, देखिए लोग भी ये मानकर चल रहे हैं कि 73% लोग जो इस वोट में शामिल हुए थे कि कांग्रेस की तरफ से यह मुद्दा सुलझा लिया गया है। अब देखना तो यह होगा कि आगे आने वाले दिनों में भी क्या सुलझी हुई तस्वीर दिखाई देती है। आप तीनों हमारे साथ चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और इसी के साथ प्राइम डिबेट में फिलहाल आ जाते हैं।